हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल STDBTS। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। हाल ही में मैंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है, इसका नाम है STDBTS, जिस पर मैं GK GS और लूसेंट की बुक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन अपलोड करता रहता हूँ। अभी जल्दी में बोर्ड्स से रिलेटेड 10th, 9th, 10th, 12th फिजिक्स और मैथ के रिलेटेड वीडियो भी अपलोड करूँगा। अभी कैमरे के सामने पहला वीडियो है, इससे पहले 2 वीडियो और बन चुके हैं जो कि डायरेक्ट नोट्स से मैंने बनाए थे। तो जिसमें से पहला वीडियो जो था वो राष्ट्रपति के ऊपर था। राष्ट्रपति के ऊपर पूरी वीडियो मैंने पहले बनाई थी। तो उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आज मैं वो सारे क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, वो सारे मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर से करिएगा। चलिए बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जो कि होने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेक्चर नंबर 3। इसमें जो पहला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 52, ऑप्शन नंबर 2 53, ऑप्शन नंबर 3 72, ऑप्शन नंबर 4 54। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में अनुच्छेद नंबर 53 के तहत निहित होती है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तहत। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? ऑप्शन नंबर 1 राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। तो वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? तो इसमें राष्ट्रपति सही नहीं होगा, का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। तो जो 2 क्वेश्चन बनते हैं वो काफ़ी कंफ्यूज करने वाले हैं, जिसमें अगर कि क्वेश्चन में ये पूछे कि भारत का कार्यपालिका कौन होता है तो वहाँ पे आप राष्ट्रपति लगाएंगे। संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति होती है, लेकिन किंतु भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसकी वजह से अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाए कि वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है तो वहाँ पे आप प्रधानमंत्री लगाएंगे। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है। ये वो क्वेश्चन नंबर 2। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 36 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 43 वर्ष। तो राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। ये बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? नवीनतम व्यवस्था के अनुसार किन 2 विधानसभाओं को राष्ट्रपति निर्वाचन, इन 2 विधानसभाओं को राष्ट्रीय निर्वाचन में सम्मिलित किया गया है। इन 2 विधानसभाओं को
राष्ट्रपति निर्वाचन में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली और गुजरात, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली और पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर सी दमन और दीव, ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर और गोवा। और गोवा। तो नवीनतम व्यवस्था के अनुसार इन दो विधानसभाओं को जोड़ा गया है राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए, वो है दिल्ली और पुडुचेरी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले वीडियो में मैंने बताया भी है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो सम्मिलित होते हैं, लेकिन जो दो विधानसभाओं को बाद में जोड़ा गया नवीनतम व्यवस्था के अनुसार वो दिल्ली और पुडुचेरी में, अर्थात दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी अब राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। ये हुआ प्रश्न नंबर 4। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? राष्ट्रपति के संबंधित निर्वाचन संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय और ऑप्शन नंबर डी उच्चतम न्यायालय। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? इसका सही उत्तर होगा उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा करता है। ये होगा प्रश्न नंबर 5। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को किसके सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है? अर्थात पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को किसके सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है? ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। तो जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को अपने पद धारण करने से पूर्व मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अर्थात राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख अपना शपथ लेगा। तो प्रश्न नंबर से सही बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ।
क्या कहता है कि राष्ट्रपति न त्यागपत्र किसको संबोधित करता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल को, और ऑप्शन नंबर डी मुख्य न्यायाधीश को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा। तत्पश्चात जो उपराष्ट्रपति होगा वो जाके लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना देगा। ठीक, ये जो दोनों क्वेश्चन है कि पद धारण करने से पूर्व शपथ जो लेगा वो मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख लेगा, और जब अपना त्यागपत्र देगा वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा। ठीक है, ये हुआ प्रश्न नंबर 7। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। सारे प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति से रिलेटेड प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं अक्सर। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत चलाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 63, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 66 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 7। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है वो अनुच्छेद नंबर 61 के तहत चलाया जाता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 61। क्वेश्चन नंबर 8 चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? महाभियोग चलाने के कितने दिन पूर्व, कितने दिनों पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना देनी पड़ती है? अर्थात राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से पहले उसको कितने दिनों पूर्व लिखित सूचना देनी पड़ती है? तो ऑप्शन नंबर ए 11 दिन, ऑप्शन नंबर बी 16 दिन, ऑप्शन नंबर सी 14 दिन और ऑप्शन नंबर डी 10 दिन। तो जो सही आंसर होगा वो होगा 14 दिन। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना देनी पड़ती है। कब? महाभियोग चलाने से पहले। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पहले वीडियो में मैंने राष्ट्रपति के लेक्चर में बताया भी है कि राष्ट्रपति को महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत कब चलाया जा सकता है? जब किसी भी सदन द्वारा चलाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा कोई भी हो। लेकिन उसमें महाभियोग चलाने से पहले जिस भी सदन में जो पारित किया जा रहा है उसकी 1/4 सदस्यों के उससे हस्ताक्षर होने चाहिए, जो लिखित सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले जानी है। तत्पश्चात वो दूसरे सदन में जाएगा, जिसमें दूसरे सदन से वो 2/3 बहुमत से पारित होगा उसमें। तत्पश्चात उस पर जांच कमेटी बैठाई जाएगी और सिद्ध होने के पश्चात जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, उस दिन से राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करना पड़ेगा। ये हुआ प्रश्न नंबर 9। ये देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर
10। प्रश्न नंबर 10 क्या है? नंबर 10 है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रपति, उत्तराधिकार, अधिनियम कब लागू हुआ? लागू किया गया। ऑप्शन नंबर 1 1961, ऑप्शन नंबर बी 1972, ऑप्शन नंबर सी 1951 और ऑप्शन नंबर डी 1969। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम लागू कब हुआ था? 1969 में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1969। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम होता क्या है? इसके तहत अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनअवेलेबल अर्थात अनुपस्थित हैं तो उस समय जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा। अगर मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित है तो उस समय उच्चतम न्यायालय का जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति के पद पर उस समय कार्य करेगा। ये हुआ प्रश्न नंबर 10। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 72, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 70, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 76 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 80। तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त होती है। तो पहला ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे कि राष्ट्रपति किसी की मृत्युदंड को माफ कर सकता है, उसकी सजा को माफ कर सकता है, या फिर कठोर से कठोर कारावास को सरलतम कारावास में परिवर्तित कर सकता है, या फिर कठोरतम कारावास की अवधि जैसे 2-3 साल तक है उसको घटाकर 1 वर्ष कर सकता है। ये सारी शक्तियाँ अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। और इसमें एक नोट पॉइंट ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति को क्षमादान के लिए याचिका कर रहा है तो अगर राष्ट्रपति पहली बार उसकी याचिका को खारिज कर देता है तो दूसरी बार वह व्यक्ति राष्ट्रपति के पास क्षमादान की याचिका नहीं कर सकता है। ठीक, ये वो नोट है इसका। प्रश्न नंबर 11 बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अनुच्छेद 23 के अंतर्गत राष्ट्रपति को एक शक्ति प्राप्त होती है, वो कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सैन्य शक्ति, ऑप्शन नंबर बी अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक शक्ति, और ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक शक्ति। संवैधानिक शक्ति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को जो शक्ति प्राप्त होती है वो होती है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अध्यादेश जारी करने की शक्ति का मतलब ये हुआ कि अगर जब दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा चलन में ना हो तब उस समय राष्ट्रपति को कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है इसके अनुच्छेद 123 के तहत। प्रश्न नंबर 12 बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है कि किस राष्ट्रपति भारत के किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। इसमें जो पहला ऑप्शन होगा आपके होगा NS रेड्डी अर्थात नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर बी R वेंकट रमन। ऑप्शन नंबर सी होगा वीवी गिरी। और ऑप्शन नंबर डी होगा KR नारायण अर्थात कार्तिकेय नारायण। तो भारत के वो एकमात्र राष्ट्रपति जिसके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, वो राष्ट्रपति कौन है? वीवी गिरी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वीवी गिरी वैसे राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। ये हुआ प्रश्न नंबर 13। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 152। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 156। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 111। और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 108। तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब बुला सकता है? किस अनुच्छेद के तहत बुला सकता है? तो होगा तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 108। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ये हुआ प्रश्न नंबर 14। आइए पढ़ते हैं आठवीं प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है? आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद के मध्य वर्णित है? आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद के मध्य वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए 352 से अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 314 से अनुच्छेद 320 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 255 से अनुच्छेद 262 के अंतर्गत। और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 117 से अनुच्छेद 127 के अंतर्गत। तो आपातकाल से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 के मध्य वर्णित है। तो
ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तीन प्रकार के अनुच्छेद होते हैं, जिसमें है पहला अनुच्छेद 300 आपातकाल। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, जिसमें पहला आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत, दूसरा अनुच्छेद 356 के तहत और लास्ट तीसरा अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जा सकता है। इसमें से तीनों आपातकाल जो हैं वो ये हैं कि पहला युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण लगाया गया आपात, युद्ध या फिर बाह्य किसी आक्रमण के कारण जो आपात लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। जो दूसरा आपात है वो भारत के अंदर संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लगाया जाता है, जो अनुच्छेद 356 के तहत आते हैं, जिसको हम राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट वाला है अनुच्छेद नंबर 360 या अनुच्छेद वित्तीय, अर्थात वित्तीय आपात होता है, मतलब कि धन के संबंधित आपात वित्तीय आपात होता है, जिसकी न्यूनतम अवधि 2 महीने होती है, या कम से कम 2 महीने के लिए लागू होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जब तक कि राष्ट्रपति लागू करें। तो ये हुए आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न राष्ट्रपति से रिलेटेड, जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारे प्रश्न आपने अच्छे से पढ़े होंगे, याद किए होंगे, और आपको पहली वीडियो जाकर देख सकते हैं राष्ट्रपति के बारे में, जिसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर से करिए, जिससे आने वाले वीडियो में और भी सारे नए टॉपिक्स मैं बना सकूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी और दिन किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।